चलो, तो लास्ट क्लास की अगर बात करें, लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और उसके साथ साथ देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था? हमने ये देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, मतलब जिस एंगल से लाइट अंदर जाता है उतने ही एंगल से लाइट बाहर आता है। और दूसरा चीज हमने देखा था लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होता है, वो हमने लास्ट क्लास कैलकुलेट कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई अलग अलग मीडियम है या मीडिया है, जैसे कि एयर, वाटर, ये अलग अलग मीडिया है, तो अगर उसमें से लाइट पास करता है देन हमारा रिफ्रैक्शन या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो टॉपिक्स हैं, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक है, अगर टाइम हुआ तो मैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मान लो आपके पास तीन मीडियम है। तीन मीडियम क्या क्या? मान लो ऊपर वाला है एयर, ठीक है, ये बीच वाला जो है वो मान लो पानी है, वाटर, और उसके नीचे मैंने क्या रख लिया? ग्लास रख लिया। ठीक है, ग्लास रख लिया और वापस से फिर से आ गया क्या? एयर। ठीक है, एयर आ गया, वाटर आ गया, ग्लास आ गया, एयर आ गया। यहां पे हमारे पास कुल मिला के कितने मीडियम है? यहां पे कुल मिला के हमारे पास तीन मीडियम है ना, एयर, वाटर और ग्लास, और फिर से एयर। इस एयर को मैं मीडियम 1 मान लेता हूं, वाटर को मैं मीडियम 2 मान लेता हूं और ग्लास को मैं मीडियम 3 मान लेता हूं। और एज बिकॉज ये एयर है तो इसको मैं 1 ही लिखता हूं। ठीक है, अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट हमारा इसके ऊपर गिरता है, चेक करते हैं क्या होगा। मान लो कोई रे ऑफ लाइट विद सम एंगल इसके ऊपर गिरा, ठीक है, वाटर के बाउंड्री पे। अब क्या होगा? ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब एयर से वाटर आ रहा है, मतलब कहां से कहां आ रहा है? एयर से वाटर आ रहा है, मतलब रेयरर टू डेंसर ट्रैवल कर रहा है। और अगर रेयरर टू डेंसर ट्रैवल करेगा तो लाइट हमारा कैसा कहां जाएगा? रेयरर से डेंसर अगर ट्रैवल किया तो लाइट हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल ट्रैवल करेगा। तो ये हो गया, ऐसे कुछ आएगा या नहीं आएगा? ये हो गया यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम जा रहा है? अब वाटर से ग्लास जाएगा। अब अगर वाटर से ग्लास जा रहा है तो वो कैसे कहां ट्रैवल करेगा? वाटर हमारा डेंसर होता है या रेयरर होता है एज कंपेयर टू ग्लास? एज कंपेयर टू ग्लास वाटर मेरा रेयरर होता है या डेंसर होता है? ठीक है, तो यहां से रे ऑफ लाइट मेरा कैसे जाएगा? ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया मेरा नॉर्मल। फिर कैसे ट्रैवल करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा गया। अब इस मीडियम में ये हो गया हमारा, ये मान लो I1, ये हो गया R1, ये हो गया I2, ये हो जाएगा मेरा R2, ये हो जाएगा। अब इधर से ग्लास से एयर मेरा क्या होगा? डेंसर होगा या रेयरर होगा? डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो कैसे ट्रैवल करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेगा। तो ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर से ये हमारा हो गया मान लो I3 और ये हो गया मान लो R3। ठीक है, अब यहां पे हमें कुल मिला के क्या क्या मिले? I1 मिला, R1 मिला, फिर I2 मिला, R2 मिला, फिर I3 मिला और R3 मिला। कुल मिला के ये चीजें हमें मिली। अब अगर मैं इसको जरा सॉल्व करने पे जाऊं, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा।
क्या थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो एयर और वाटर के बीच में अगर मैं क्या करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करूंगा, मतलब साइन आई वन बाय साइन R1 में अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर म्यू 2-1 ये मिलेगा, या 1-2 जो भी पढ़ो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये हो गया कहां से कहां, मीडियम 1 और मीडियम 2 इसके लिए। अब मान लो मैं मीडियम 2 से फिर मीडियम 3 आ रहा हूं तो क्या होगा, साइन कितना हो जाएगा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम 1 से 2 आया, फिर 2 से 3 आऊंगा तो क्या हो जाएगा, I2 बाय R2, साइन I2 बाय साइन R2 मेरा कितना आएगा, म्यू कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो मतलब म्यू 3 और इधर हो गया 2, ये होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं फिर से यहां से यहां आऊं तो साइन I3 इस वाले दो मीडियम से 3 और 1 में, तो साइन I3 बाय साइन R3 मेरा कितना हो जाएगा, म्यू 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, ये होगा या नहीं होगा। ये मैंने स्नेल्स लॉ यूज करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, पहले पानी का, वाटर का मीडियम 2 का, फिर मीडियम 3 का ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, फिर मीडियम 1 मतलब जो एयर है विथ रेस्पेक्ट टू किसका, ग्लास का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया। इतना मैं कर सकता हूं, यहां तक समझ आया या नहीं आया। अब अगर आप देखो इसको, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर अगर आप ध्यान से देखो, ये R1 और I2 एज बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, R1 और I2 बराबर होंगे, R1 और I2 बराबर होंगे, वैसे ही R2 और I3 भी बराबर होंगे या नहीं होंगे, और वैसे ही R1 और R3 भी बराबर, R1 और I3 भी बराबर होंगे या नहीं होंगे। अगर देखो ये वाला जितने एंगल से घुस रहा है उतने ही एंगल से बाहर निकलेगा ना, हमने ये पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो I1 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, R3 के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब देखो इसको हम लिखते हैं, R1 मेरा बराबर हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू I2, ये हो जाएगा, फिर ये हो गया, R2 विल बी इक्वल टू I3, और वैसे ही I1 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, R3 विल बी इक्वल टू I1 के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर मैं इन सब के जगह पे ये सारा वैल्यूज डाल दूं तो कितना हो जाएगा, R1 के जगह पे I2, और या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इस साइड पे करते हैं, मल्टीप्लाई करता हूं, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 के जगह पे I2, साइन I2, क्योंकि R1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है, इनटू साइन I2 डिवाइडेड बाय क्या था, साइन R2 किसके बराबर है, I3 के बराबर, साइन I3 के बराबर, इनटू फिर साइन I3 डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, R3 हमारा किसके बराबर है, I1 के बराबर है, तो साइन I1 ये होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 1-2 इंटू म्यू 2-3 इंटू म्यू 3-1, ये होगा या नहीं होगा। LHS को मल्टीप्लाई किया तो RHS को भी मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो I2 गेट्स कैंसिल, I3 गेट्स कैंसिल, साइन I1 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, 1। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू 1-2 इंटू म्यू 2-3 इंटू म्यू 3-1 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 1 आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है, होगा या नहीं होगा, समझ आया। अच्छा सर ये जरूरत क्यों है,
अब देखो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? या किसी, अगर कोई भी, यहां पे 3 मीडियम है ना, कोई भी 2 मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो क्या आप तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? तो इससे हमें वही मदद मिलता है। यह हमें क्या फायदा करता है? अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले जहां पे 3 मीडियम हो या फिर 4 मीडियम हो, 5 मीडियम हो, कितना भी मीडियम, हालांकि उतना मीडियम पे नहीं जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 मीडियम डालते हैं। अगर 3 मीडियम है तो अगर वो 3 मीडियम में से 2 मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो क्या आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, और इसी का ही हमें फायदा है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट या नहीं आया? जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें जो पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ, हालांकि ये छोटे क्लासेस में आप पढ़े भी होंगे, एपरेंट डेप्थ। अब इसको करने का क्या हम कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल है, ये आपको कांच का कंटेनर दिख रहा है, मग दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैंने कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पेंसिल डालता हूं और आपको देखने के लिए बोलता हूं, तो क्या आपको यह पेंसिल थोड़ा उल्टा, मतलब टेढ़ा दिखता है या नहीं दिखता है? देख लो, टेढ़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर थोड़ा ऊपर से देखोगे, अब देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा? थोड़ा बेंड दिखेगा। अब इधर से भी अगर देखोगे तो यहां पे ये आपको पेन बेंड होता हुआ दिख रहा होगा। ये आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी कोई भी कांच का ग्लास ले लेना, उसमें पानी डालना और पेन डाल लेना, तो आपको लगेगा कि पेन टेढ़ा है। या फिर इसका और एक भी एग्जाम्पल है, क्या आप एक कंटेनर ले लो और कंटेनर में आप एक सिक्का डाल दो, ठीक है, सिक्का डाल दो और ऊपर से या साइड से देखने की कोशिश करो, तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ होगा ना वो आपको पता नहीं चलेगा। या फिर अगर आप कभी अगर मौका मिले तो ऐसे वाटर या पानी जहां पे रहता है, पॉन्ड, ठीक है, छोटा सा पॉन्ड जाना जहां पे पानी स्टिल रहता है, वहां पे जाना और पत्थर को देखना, आपको लगेगा पत्थर बहुत पास है, लेकिन जब आप हाथ डुबाओगे उसके अंदर तब पता चलेगा कि नहीं, पत्थर थोड़ा दूर है, ठीक है। तो ये सब कहानी किसके वजह से होता है? ये सब कहानी होता है इसी फिनोमेना के वजह से, रिफ्रैक्शन के वजह से। और उसी में जो पहला एप्लीकेशन है वो है रियल एंड एपरेंट डेप्थ, इसको हम समझते हैं। और उसी में ही बेंडिंग ऑफ पेंसिल भी आता है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ में मान लो मेरे पास एक कंटेनर है कुछ ऐसा, मेरे पास एक कंटेनर है कुछ ऐसा, और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? पानी रख दिया। क्या रख दिया? पानी रख दिया। अब इसके अंदर मान लो मैं नीचे बॉटम में एक छोटा सा कॉइन डाल देता हूं, यहां पे कॉइन डाल देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि इसको देखो। तो इसको जब आप देखोगे तो आप कैसे देखोगे? इधर से देखोगे, मान लो इधर से देख रहे हो। अब यहां पे अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे लाइट, एक लाइट या फिर एक लाइट रे का काम है, नहीं, यहां पे बहुत सारे थाउजेंड करोड़ों लाइट रेज यहां पे आते हैं, लेकिन कुछ लाइट रेज की वजह से आपको लगता है कि ये कॉइन ऊपर है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सारा का सारा लाइट रेज जो इसमें डाला जाता है या सिर्फ एक ही लाइट रे की वजह से ये हो रहा है, नहीं, करोड़ों लाइट रेज इसके अंदर जाते हैं। अब देखो, इसको ये कंटेनर जो है ये आप अंधेरे में रख के तो देखोगे नहीं, लाइट होगा ना, तो जब लाइट इधर आएगा और इधर टकराएगा, किधर, मैं वो डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मान लो सूरज इधर कहीं है, सूरज से लाइट इस कॉइन पे आया, फिर कॉइन से ये कहां जाएगा? ये मान लो बाहर जाएगा, तो कॉइन से मान लो इधर गया ऊपर,
ये लाइट रे गया, अब ये तो परपेंडिकुलर चला गया, इसमें तो कोई डेविएशन होगा नहीं, होगा क्योंकि परपेंडिकुलर अगर जा रहा है, हमने पढ़ा हुआ है रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे हैं और परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ बेंडिंग वेंडिंग दिखेगा नहीं। लेकिन क्या सारा लाइट ऐसे परपेंडिकुलर जा रहे होंगे? नहीं, आड़ा टेढ़ा भी जा रहे होंगे ना। मान लो कुछ जो लाइट वो ऐसे भी निकले, ऐसे, और इस बाउंड्री पे टकराने के बाद वो कहां चले गए? मान लो ये हो गया नॉर्मल, अब कहां चले जाएंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे। ये बार बार सफेद क्यों हो जा रहा है भाई? तो ये कहां जाएंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं इसको, इस रे ऑफ लाइट को, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको मैं पीछे की ओर प्रोड्यूस करूं, मतलब पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, तो कैसा होगा? तो कुछ ऐसा होगा, यहां पे आके मीट करेगा, यहां पे आके मीट करेगा। ये जो ब्लू पेन में मैंने लाइन ड्रॉ किया, करेगा या नहीं करेगा? अब देखो, एज बिकॉज ये नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो अच्छा सॉरी, हाँ, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, होगा या नहीं होगा? और ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, आर, होगा या नहीं होगा? अब देखो, ये जो डेप्थ है, यहां से जो वाटर लेवल का डेप्थ है, इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ, जो एक्चुअली कॉइन का डेप्थ है, रियल डेप्थ। लेकिन जो रे ऑफ लाइट यहां पे आके मिल रहा है ना, और ये जो हाइट लग रहा है आपको मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, और ये आपको लगेगा क्या? इसी लाइट रे के वजह से आपको क्या लगेगा? कॉइन यहां नहीं, इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कॉइन है, लेकिन कॉइन एक्चुअली होगा कहां? यहां पे होगा। तो ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। अब हम इसमें कुछ करेंगे कैलकुलेशंस, ठीक है, जो हमें जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, यहां पे अगर मैं साइन आई बाय साइन आर डालता हूं, स्नेल्स लॉ डालता हूं, साइन आई बाय साइन आर, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन आई बाय साइन आर मुझे क्या मिलेगा? देखो, साइन आई ये है, आर ये है, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये हो जाएगा म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ए विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? म्यू डब्ल्यू ए मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब देखो, अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करूं, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल एक ठो, और दूसरा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया, मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो है ए, इसको मैं मान लेता हूं ओ, इसको मैं मान लेता हूं बी, और इसको, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं जहां पे ये लाइट को एक्सटेंड करके जहां पे मिल रहा है वो है सी, ठीक है, एबीसी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, साइन ऑफ एंगल आई मुझे कितना मिल जाएगा? साइन आई मुझे कितना मिलेगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई ये है तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और हाइपोटेनस हो गया क्या? बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। और वैसे ही साइन आर अगर मैं निकालू कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, तो साइन आर मेरा कितना हो जाएगा? साइन आर विल बी इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे भी वही ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ आया या नहीं आया? चलो अब यहां पे हम इसको, अब साइन आई बाय साइन आर है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर मेरा कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बी ओ इंटू बी सी अपॉन ए बी होगा या नहीं होगा? यहां से ए बी गेट्स कैंसिल, तो मुझे कितना मिला? बी सी अपॉन बी ओ, ये मिला, विच इज इक्वल टू क्या है? दिस वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। यह है या नहीं है? अब देखो बीसी मेरा क्या है? बीसी मेरा ये वाला लाइन है, दिख रहा है? बीसी मेरा ये वाला लाइन है और बीओ मेरा क्या है? ये वाला लाइन है। अब यहां पे देखना, यहां पे हम एक अजम्पशन बनाते हैं। क्या अजम्पशन बनाते हैं? जो ये जो रे, अब देखो एक लाइट रे तो यहां पे आ नहीं रहा, हालांकि मैंने एक लाइट रे से आपको दिखाया है, लेकिन एक लाइट रे तो आता ही नहीं है ना, करोड़ों लाइट रेज आते हैं। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, जब ये जो कहानी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो ए बी है ये बहुत छोटा है। क्या मान के चल रहा हूं? ये ए बी जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि एज बिकॉज करोड़ों लाइट रेज आ रहे होंगे, तो बहुत सारे लाइट रेज हल्का हल्का बेंड होके, थोड़ा एक लाइट रे इतना थोड़ा बेंड हुआ, मान लो एक लाइट रे 0.5 डिग्री बेंड हुआ, अब करोड़ों लाइट रेज कितना बेंड हो जाएंगे? बहुत बेंड हो जाएंगे ना, अगर वैसे देखा जाए तो। ए बी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, लेंथ ऑफ ए बी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? एज यहां पे हम लिखेंगे एज ए बी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल क्यों है? अभी आपको बताया, क्योंकि यहां पे करोड़ों लाइट रेज का आना जाना हो रहा है, ठीक है। अगर ए बी छोटा हो गया, अब इसको समझना, ए बी अगर छोटा हो गया, बी ए के पास आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? अगर ए बी छोटा होगा तो बी ए के करीब होगा, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? वेरी स्मॉल, देन बी विल बी वेरी क्लोज टू ए, होगा या नहीं होगा? ए से बहुत नजदीक होगा, और अगर बी ए से बहुत नजदीक है तो मैं क्या बी सी इक्वल बी ओ इक्वल टू ए ओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो बी ओ क्या हो जाएगा? ये वाला लाइन जो है ये टेढ़ा ऐसे घूमते घूमते सीधा आ जाएगा ना, तो बी ओ मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ए ओ के बराबर हो जाएगा। हेंस बी ओ विल बी, अब इक्वल तो नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए ओ हो जाएगा। एंड जो BC है, BC वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब BC बाय BO यहां पे गिवन है, तो BC मेरा क्या हो जाएगा? देयरफॉर म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मेरा कितना हो जाएगा? BC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AC अपॉन BO। BO मेरा किसके बराबर हो गया? AO। ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब देखो AC मेरा क्या है? एपरेंट डेप्थ, और AO मेरा क्या है? रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया? एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। ये हो गया। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर होता तो क्या होता? दिस वन। अब देखो यहां पे बच्चे गलती करते हैं, जब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में जब वैल्यूज देता है ना, वो आपको वाटर का देता है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर नहीं।
हमने यहां पे जो कैलकुलेट किया वो एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का किया, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है तो उसमें जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर देता है। तो हमें क्या पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, 1 बाय इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, होगा या नहीं होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको रेसिप्रोकल किए तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो जब भी फॉर्मूला डालोगे या सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, देखोगे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है, किसके रेस्पेक्ट का, अगर वो पता होगा तभी ये सही फॉर्मूला डालोगे। पता चला ये गिवन है और ये फॉर्मूला डाल के चला है एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, तो हो गया कल्याण, गलत होगा आंसर। तो हमेशा देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू किसका, बच्चा अक्सर ये सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहानी था रियल एंड एपरेंट डेप्थ का, समझ आया या नहीं आया, लिख लिए। अच्छा, इसमें और एक चीज भी है, क्या, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, या बोल सकते हो एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट क्या है, ये देखो यहां पे एक्चुअली में कॉइन था, शिफ्ट होके कहां पे चला गया, यहां पे चला गया, तो ये जो शिफ्ट हुआ यहां इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है, या नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, इसको लिख लेना, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, द हाइट through which the object is appeared to be raised, ठीक है। इस वाले शिफ्ट को यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस शिफ्ट, मेरा कितना हो जाएगा, शिफ्ट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, होगा या नहीं होगा, डेप्थ होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो मतलब विच इज ऑल्सो इक्वल टू AO माइनस AC, ये होगा। अगर मैं यहां से एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालूं, यहां से मैं अगर एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालूं तो एपरेंट डेप्थ मेरा कितना हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ, ए डेप्थ लिख देता हूं, एपरेंट डेप्थ मेरा कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, होगा या नहीं होगा। तो अब एपरेंट डेप्थ के जगह पे डाल दो, तो AO माइनस, या फिर बोल सकते हो इसको ऐसे, रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ बाय म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब मैं अगर इस शिफ्ट को नाम दे देता हूं D, मान लो D, और ये जो रियल डेप्थ है उसको मैं T दे देता हूं, तो एपरेंट डेप्थ मेरा कितना हो जाएगा, D विल बी इक्वल टू T माइनस T बाय म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा या नहीं होगा। तो D मेरा क्या हो जाएगा, T कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू AW, ये एक फॉर्मूला आ गया, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, किसका, डेप्थ का फॉर्मूला आ गया। या फिर इसको डेप्थ भी बोल सकते हो, शिफ्ट भी बोल सकते हो, एपरेंट शिफ्ट भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो क्या, हाँ, एपरेंट शिफ्ट, डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, इसके कई सारे नाम है, लेकिन कहानी वही है, एक्चुअल से एपरेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये कहानी आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब यहां पे और एक छोटा सा कहानी समझते हैं।
अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको समझते हैं। कुछ नहीं है, थ्योरी है, बस समझना है कि क्या हो रहा है इसमें कहानी। ये भी इसी एप्लीकेशन का ही एक पार्ट है। नंबर 2, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखो, मान लो ये आपका पृथ्वी है और यहां पे आप कहीं पे खड़े हो छत पे, ठीक है, आपका घर का छत, और इसके ऊपर कई सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, ये नहीं होते, ये तो पढ़े ही होगे, पता तो होगा। अब जब जनरली सन यहां पे होता है ना, तो रे ऑफ लाइट इधर आपको आसपास पहुंचने लगता है कुछ इनिशियली, ठीक है। जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है तो क्या हो जाता है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेट ट्रैवल ना करके ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल ना करके ये बेंड हो जाता है और आपके आंखों में इनिशियली गिरता है, ठीक है, इनिशियली गिरता है। लेकिन तब तक सन हमारा क्या होता है, राइज नहीं हुआ होता। लेकिन हमें क्या लगता है, अगर आज बिकॉज हमें यहां पे दिख रहा है, हमें क्या लगता है सन यहां पे है, एक्चुअल में ये रियल पोजीशन है, ये एपरेंट पोजीशन है। ऐसा क्यों लगता है, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर, है ना। आप कहीं पे भी अर्थ पे खड़े रहो, जब सूरज अब उगा नहीं होगा, या फिर अगर आप आसमान में जाके छत पे जाके जब सूरज देख रहे होगे, सूरज को अगर देखोगे, तो सूरज जब वो राइज हो रहा है, अगर आपको लगा कि सूरज राइज हुआ, सनराइज हुआ, तब वो एक्चुअली वो सनराइज हुआ नहीं है, वो आपको लग रहा है सनराइज हुआ है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअली सनराइज कब होता है, आपको दिखने के 2 मिनट बाद, आपको जब सूरज एक्चुअल में दिखता है ना सनराइज होते हुए, उसके 2 मिनट बाद एक्चुअल में सन आसमान में आता है। और वही सेम कॉन्सेप्ट है जब सनसेट हो रहा होगा, सन सेट हो चुका होगा लेकिन आपको लगेगा कि सनसेट हो रहा है, ठीक है, सनसेट हो रहा है, आपको लगेगा ऐसा। सनसेट होने के 2 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि, मतलब आपको लगेगा सनसेट हुआ, मतलब एक्चुअल में सन डूबने के बाद आपको पता लगेगा कि नहीं, अभी आपको क्या लग रहा होगा, अरे सन तो दिख रहा है, लेकिन तब तक सन डूब चुका होता है, या अर्थ, अब सन और देखो सूरज तो डूबता नहीं है, सूरज उगता नहीं है, वो अपने जगह पे फिक्स्ड है, अर्थ रोटेट करता है ना। लेकिन एज बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सनराइज एंड सनसेट, तो उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो और यही इस रिफ्रैक्शन के फेनोमेना के वजह से हमारा जो एक दिन का ड्यूरेशन होता है, मतलब एक डे का ड्यूरेशन होता है ना, वो 4 मिनट बढ़ जाता है। अब इसको समझना, अगर मान लो आपको सुबह सनराइज आपको दिखा, या आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ दिख रहा है, मतलब होता है सनराइज इतने समय, सनसेट इतने समय, है ना। पहले के टाइम पे मान लो आपके पास मोबाइल नहीं है, घड़ी है, आपने आसमान में देखा और टाइम नोट किया, 6 बजे सनराइज हुआ, 6 AM, ठीक है, 6 AM आपने देखा सनराइज हुआ, आपने नोट कर लिया टाइम। और जब सनसेट हुआ, मान लो 6 PM को, या मान लो 5:30 PM, आज बिकॉज अभी ठंड चल रहा है, मान लो 5:30 PM को आपको पता चला सन डूब गया, आपको आसमान में सन दिखना बंद हो गया, मतलब सनसेट हो गया। तो आपके लिए जो होल दिन का, जो डे टाइम का, मतलब सूरज कितने टाइम के लिए आपको दिखा, या डे टाइम आपका कितना हो गया, 11.5 घंटा। लेकिन एक्चुअली में 11.5 घंटा नहीं होता, ये जो डे ड्यूरेशन है वो 11.30 आवर्स नहीं होता, कितना होता है, 11:34 आवर्स, 4 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है दिन का। अगर मतलब ये एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के अगर बारे में बात करें, इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे, एक बार बुक पढ़ लेना, थ्योरी गिवन है, कोई भी बुक उठाओ वहां पे थ्योरी गिवन होगा, उसको पढ़ लेना। उसका कहानी बस ये है, अब इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन कहानी है और ये चीज याद रखने वाली होती है। क्या? अर्ली सनराइज कितने अर्ली होता है, 2 मिनट अर्ली,
और कितना डिले सनसेट होता है? 2 मिनट डिले होता है, डिलेड सनसेट। तो कुल मिला के आपको जो डे टाइम है वो कितना मिल जाता है? 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। और हमें पता है सर 4 मिनट में हम क्या रॉकेट उखाड़ लेंगे। आप कुछ अब छोड़ो, क्यों जरूरत है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, वो अगर कभी आगे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह किए, स्पेस साइंटिस्ट या स्पेस रिसर्च में गए, तब वहां पे ये सब बेसिक चीजें होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, और मजा भी आता है समझने में। ठीक है, तो ये कहानी था आपका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और आपका कोई भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।